दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। आज मैं आपको कहानी कहने जा रहा हूँ जंगल की चुड़ैल की। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं हम कहानी के अंदर। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वो और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रुकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हो सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आओ आज चलो मेरे घर में रहना। सुबह अपने घर चली जाना। मैं जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे माना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हो और तुम अभी तक मछलियों ही निकल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी।
लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने को भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बोल देना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशानी था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट हुई थी, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया। जैसे उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटकी फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जा रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कने की आवाज़ें रुक गई। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर में घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी दो वो आवाज़ें भी निकल रही थी। सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देख नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा से भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल को कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर की आवाज़ निकल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सामने से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छोटा चुड़ैल से पीछा। कैसी लगी कहानी कमेंट कर बताना, अच्छी लगी या बुरी लगी। और गाइस वीडियो को तो 100% शेयर करना, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते हमारे और अभी तक 1000 ही सब्सक्राइब हुए हैं गाइस, तो कर देना शेयर, ठीक है। दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है छलावे का डरावना एहसास। ये कहानी में आपको 100% मजा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस और मैं मस्त तरीके से आपको कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ट्रू इंसिडेंट, सत्य घटना। मित्रों, मेरा नाम जतिन दिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी कर रहे थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी भरतवाड़ा में 3 किमी दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का जमाना ना होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी
गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइटें थी। नाके पर पहुंचे बाद 20-30 मीटर के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो गए। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गाँव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20-30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हमें बहुत भय महसूस होता है। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट कर बताना, और आपको कौन से टॉपिक वाली कहानी चाहिए गाइस कमेंट करो। इतना भी नहीं आता कमेंट करना, आपको नहीं करना है कह रहा मैं दोस्तों, मैं दूसरे लोगों को कराया हूँ यार। चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, कुछ तो शेयर करो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो के दोस्तों। अब मैं आपको कहानी कहने जा रहा हूँ हवा। मैं उत्तर प्रदेश के सामने जिले के एक छोटे से कस्बे थाना भवन से हूँ। ये बात तब की है जब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था। मेरे जीवन बहुत सी घटनाएं हुई है, पर एक घटना मेरे बहुत दिल के पास है। मैं इस घटना को भूलना चाहता हूँ पर नहीं भूल पाता। मैं आज जब उस दृश्य को याद करता हूँ तो दिल कांप उठता है। ये 1985 की भयानक लू वाली गर्मियाँ थी। मैं अपनी फैमिली के साथ एक विवाह में देहरादून जाने वाला था। उस समय देहरादून उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं पड़ता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी छोटी बहन और मम्मी पापा है। जिस विवाह में हमारा सबका जाना तय हुआ, ये विवाह मेरे पिता के अध्यापक के पुत्र नीरव भैया का तय हुआ था। हमको भी 7 दिन पहले निमंत्रण पत्र मिल चुका था। विवाह की तारीख 7 जून तय हुई थी। पहले हम बस के द्वारा जाने वाले थे, परंतु हमको वहाँ कुछ घंटे बिताने के तुरंत बाद निकलना था क्योंकि पापा को अगले दिन दुकान जाना था। इसीलिए हमने एक कार किराए पर कर ली। मैं बहुत बेसब्री से देहरादून जाने की इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं कभी इससे पहले देहरादून नहीं गया था। मैंने देहरादून के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो धरती स्वर्ग जैसी सुंदर है, वैसा मैंने सुना था। आखिरकार आज वो दिन 7 जून आ ही गया। जब हम जाने वाले थे, हमको जाना तो शाम 7 बजे था, पर मैं आज सुबह से ही उत्सुक था। आज मैं स्कूल भी नहीं गया था क्योंकि मम्मी का तर्क था रात भर जागना पड़ेगा, इसीलिए आज स्कूल मत जाना। मैं बहुत खुश और आश्चर्यचकित भी क्योंकि मम्मी आमतौर पर मुझे छुट्टी नहीं लेने देती थी। पापा सुबह दुकान जा चुके थे और शाम को जल्दी 5 बजे तक आने वाले थे। हमारी किराए वाली गाड़ी वाले भैया को भी 6:30 बजे तक आना था। मैं दोपहर भर अकेले पॉकेट मनी के पैसे से
एक काला चश्मा लेकर आया और मार्केट में बहुत बचपने वाली चीज़ें भी ले ली मैंने, जिनको देखकर मम्मी बहुत गुस्सा हुई, पर मेरी उत्सुकता के कारण उन्होंने मुझे इतना नहीं डांटा। मम्मी ने मुझे बार बार बोला कि नींद ले ले, पूरी रात भर जागना पड़ेगा, पर मेरी उत्सुकता के कारण मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। खैर शाम भी आ गई और पापा गाड़ी वाले भैया को साथ ही लेकर आ गए। हम कुछ देर शादी के लिए तैयार हुए और 6:45 तक हम निकल पड़े। हमने लगभग 8 बजे देहरादून की पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया। मैं ऊंची पहाड़ियाँ और घुमावदार रास्ते देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैंने कभी टेलीविज़न के अलावा कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। हम देहरादून के प्रवेश द्वार पर एक श्री डाट काली मंदिर और एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। हमने गुफा पार की। गुफा पार करते हुए मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने अब तक ऐसी गुफाओं के बारे में किताब में ही पढ़ा था। आखिर हम 8:35 तक देहरादून में प्रवेश कर चुके थे। मैं ये सिटी देखकर दंग था। मैं इतनी बड़ी और मॉडर्न सिटी केवल टेलीविज़न पर ही देख रखी थी। आखिर हम मैरिज पैलेस पर पहुंच ही गए। शादी बहुत शानदार। हम वहाँ 3:30 रुके और फिर लगभग 11:50 पर चलने की आज्ञा मांगी। हम निकल पड़े। मैं दिन में सोने के कारण बहुत थक चुका था। मैं बस मम्मी की गोद से रखकर सोने का प्रयास कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आई। वे पहाड़ियाँ दोबारा देखने की उत्सुकता थी, इसलिए मैं दोबारा खिड़की से सर लगाकर बैठ गया। हम सब इस बात से अनजान थे, आगे एक घटना हमारा इंतजार कर रही है। हमने जैसे ही गुफा को और मंदिर पार किया तो एक बहुत तीखा मोड़ पार करने पर हमने एक अजीब सी चीज़ देखी। एक रास्ते के बीच में 7-8 फीट लंबा कोई एक सर से नीचे पैरों तक बहुत लंबी चादर ओढ़े, हाथ में एक बांस की लंबी छड़ी लिए धीरे धीरे कुछ अजीब तरह चल रहा था। वो अजीब सी चीज़ इतनी लंबी थी जैसे कोई एक मनुष्य नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक 2 मनुष्य एक साथ खड़े हों। हम सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि आमतौर पर इतनी लंबाई किसी मनुष्य की होना संभव नहीं लगता, और उसकी चादर भी कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। रात में रास्ते में गाड़ी की हेडलाइट के बिना कुछ देखना संभव नहीं था, तो ये लंबा मनुष्य यहाँ क्या कर रहा था। खैर पापा ने बोला, ड्राइवर भैया से इसको हॉर्न दो, ये सड़क पर बीच में चल रहा। ड्राइवर भैया ने बोला, भैया अगर आगे कोई इंसान हो तो हॉर्न भी दो, ये इंसान थोड़ी ना है, ये तो एक छलावा है, ये तो एक हवा है जो भटकती रहती है। ये सुनकर मम्मी के मुंह से एकदम निकला, हाय राम। हम सभी सहम गए। फिर भी पापा बोले, देखने भाई, इसके ऊपर से निकाल तू जल्दी। ड्राइवर भैया बोले, ये छलावे आमतौर पर इतने ताकतवर होते हैं कि ट्रक को भी खाई में पटक दे। यहाँ पहाड़ियों पर तो ये आम बात है। ये भटकती हुई आत्मा होती है जो एक्सीडेंट में मरी हुई होती है। हम और भी डर गए थे। और खैर ड्राइवर भैया ने किसी तरह कट मारकर गाड़ी को सावधानी से थोड़ा रोड के कच्चे पर उतर कर निकाली और हमको सावधान किया, इसको आगे से मत देखना। हम उस हवा के पीछे छोड़ चुके थे और गाड़ी के मिरर से ही देखा। हम और भी दंग रह गए। वे जैसे पीछे से दिखाई पड़ता था वैसे ही आगे से था, और जब हमने अगले पल फिर देखा, वह रोड से गायब हो चुका था और ऊपर वाली पहाड़ी पर बहुत ही भयानक तरह चमगादड़ की तरह उल्टा लटक रहा था। हम बहुत ही डर चुके थे। ड्राइवर भैया ने गाड़ी बहुत तेज भगा दी और हम किसी तरह पहाड़ी से नीचे उतरे। दोस्तों, नीचे उतरते ही हमको पुलिस की पेट्रोलिंग जीप दिखाई दी। ये देखकर हमारे अंदर थोड़ी जान आई। हमने गाड़ी रोकी और पुलिस को सब कुछ बताया, तो उन्होंने कहा, ये कहाँ आम बात है, जब कोई यहाँ एक्सीडेंट होता है तो ऐसी घटनाएं तो यहाँ होती रहती है। आज थोड़े घंटे पहले एक बारात की
बस यहाँ खाई में गिर गई, जिससे कोई नहीं बच पाया। हम यहाँ से ऊपर देहरादून जाने वालों को सावधान कर रहे हैं, गाड़ी मत रोकना, आप चिंता मत करो। हम आपको इस पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और हम जब वहाँ से चले तो वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस का चेतावनी बोर्ड था, आगे रुकना मना है। हम अब चिंता मुक्त हो गए क्योंकि हमारे आगे पुलिस सुरक्षा थी। हम सो गए। हम 3:30 बजे घर पहुँचे, 3:30 बजे। तो ड्राइवर से पूछा, उस पुलिस की गाड़ी ने हमको प्रोटेक्ट किया? तो ड्राइवर बोला, शायद 2.5 घंटे। उसके बाद वो जीप वापस मुड़ गई थी। ड्राइवर को पैसे देने के बाद उसको विदा करके हम घर से सोने चले गए। अगले दिन हम जागे तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ हमारे होश उड़ गए। हेडलाइन थी, एक बारात बस और पुलिस वैन की आमने सामने टक्कर, और पुलिस वैन और पुलिस भैया भी वही जिन्होंने हमारी मदद की थी। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। आज इस बात को बहुत वर्ष बीत गए, पर आज भी वो एक रहस्य ही है। कौन थे आखिर वो लोग? कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करना गाइस। और मैं ये कहानी अभी कितने बजे है मैं बता दूँ आपको, 12:43 हुई है। मैं आज रात शूटिंग कर रहा हूँ, अभी अंधेरे में घर के अंदर ऊपर जाकर शूटिंग कर रहा हूँ कहानी को। तो गाइस वीडियो को शेयर करना, और डर भी लग रहा है वीडियो बनाते हुए, तो भी बना रहा हूँ, प्लीज़ प्यार देना। रात की सवारी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसीलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंचकर दूंगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, बोला, यहाँ तो कोई मैं साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम सब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मेरे 8 साल हो गए हैं। 8 साल, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहासा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी गाइस? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस कहानी को आप शेयर कर दो यार, इस वीडियो को, क्योंकि गाइस मैं इस वीडियो को डालूंगा, फिर मेरे 2 भी व्यूज आते हैं। प्लीज़
इतना तो करो चैनल के लिए। ट्रू ट्रेंड स्टोरीज आपकी चैनल है तो शेयर करो यार वीडियो को। मेरा टारगेट है 100 लाइक्स ओनली 100 लाइक्स। आप कर सकते हैं गाइस, प्लीज कर दिखा दीजिए। अब मैं आपको दूसरी कहानी कहने जा रहा हूँ। ऑटो में चुड़ैल के साथ। दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ जरूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, हार्दिक, आपको हमारे पैम्पलेट अभी प्रेस कर देने जाना है और दूसरे जो कार्ड्स है उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक को चेक करना है। रात को 2 बजे मैं प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकला। मैंने ऑटो वाले को रोककर वहां जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू करके प्रिंटिंग में गलती को चेक करने लग गया। हमारे प्रेस से पहले सिलास क्रॉसिंग आया। वहां पर 2 औरतें खड़ी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले को क्रॉसिंग के पार छोड़ने के लिए बोला। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गई। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया, उसमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से ऑटो चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर उसका पाँव रखा और बोलने लगी, भैया, आपने उस औरत के पाँव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पाँव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। उसके पाँव की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए और सुबह 4 बजे जब बेहोशी से उठे तो मेरे दोस्त को फ़ोन करके मुझे ले जाने के लिए बुलाया। उस वाक़ये के बाद मैं 15 दिन तक बीमार। आज भी वो ऑटो में चुड़ैल की घटना को नहीं भूल पाया। कैसी लगी कहानी कमेंट्स कर बताना गाइस। प्लीज़ शेयर करना गाइस। शेयर तो 100% करना है आपको, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। अब इस कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को दफनाया नहीं जाता। कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी स्टार्ट। आत्माएं, पिशाच और प्रेत पूरी तरह स्वतंत्र है। वह किसी को ना तो दिखाई देते हैं और ना ही उन्हें कहीं भी आने जाने से रोका जा सकता है। वह जब चाहे इंसानी दुनिया को अपना ठिकाना बना सकते हैं और मगर कोई उनकी राह में बाधा पहुंचाने का काम करता है तो वह उसे अपने उद्देश्य से सफल नहीं होने देते। खंडहर हो चुकी इमारतों और श्रापित जगहों पर तो रूहों का कब्जा होता ही है, लेकिन इंसानी जीवन का अंतिम पड़ाव कहे जाने वाले कब्रिस्तान में इनका आना जाना कुछ ज़्यादा होता है। वह मुर्दों के शरीर के पास घूमते हैं, उनके शरीर को घंटे निहारते हैं और चैन की नींद सो रहे उन शवों को जो भी परेशान करने की कोशिश करता है वह उसकी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना देते हैं। ऐसा ही एक स्थान है लंदन का एक कब्रिस्तान, जहां वैम्पायर अर्थात पिशाचों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। लंदन स्थित हाईगेट कब्रिस्तान में स्थानीय लोगों ने हर रात पिशाचों को अपना डेरा जमाए देखा है। वह रात के समय खून की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और अपनी राह में आने वाले हर इंसान को अपना भोजन बना लेते हैं। हाईगेट कब्रिस्तान के कई गेट हैं। यह वही स्थान है जहां दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स को दफन किया गया था। वर्ष 1839 में जब लंदन अत्यधिक मृत्यु दर जैसे हालातों से जूझ रहा था, तभी इस कब्रिस्तान को बनाने का काम शुरू किया गया था। लंदन में रोज काफ़ी लोग मर रहे थे जिन्हें दफनाने का काम स्थान नहीं मिल रहा था। लोग अपने प्रियजनों को घरों के आसपास दफनाने के लिए मजबूर थे, लेकिन ऐसा करने से बदबू और अन्य बीमारियां फैलने लगी थी। इसी समस्या को हल करने के लिए हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण करवाया गया था। हाईगेट कब्रिस्तान में ना जाने कितने मृत लोगों के शरीर दफन है, जिनकी रूहें अकाल मृत्यु के कारण इस स्थान पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्माओं और पिशाचों को किसी खास दिन ही देखा जाता है, बल्कि यहाँ तो हर रात एक खौफनाक खेल खेला जाता है, जिसके गवाह कई बार स्थानीय लोग बन चुके हैं। लेकिन इस खेल को देखने के बाद उनके साथ कोई ना कोई हादसा भी जरूर होता है, जिसकी वजह से कभी वह इस बात का जिक्र नहीं कर पाए कि आखिर उन्होंने वहाँ ऐसा देखा क्या था। 1970 की बात है, जब स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं
ने यह दावा किया था कि उन्होंने कब्रिस्तान के किनारे पर वैम्पायर को देखा है। इस घटना के बाद वहां घूम रहे एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात स्वीकार की। उनका कहना था कि कब्रिस्तान के तीसरे गेट के पास उन्होंने एक अत्यधिक लंबे चौड़े आदमी को देखा था जो एक इंसान का खून पी रहा था। उसे देखकर उनके होश उड़ गए और वो भागने लगे। वह वैम्पायर धीरे धीरे उनके पास आने लगा, लेकिन किसी न किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद कई अन्य लोगों ने भी वैम्पायर को घूमते फिरते देखा है, इसलिए आज इस स्थान पर किसी शव को दफनाया नहीं जाता और ना ही इस स्थान पर कोई आता जाता है। कैसी लगी कहानी कमेंट कर बताना, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को 100% गारंटी के साथ शेयर करना गाइस, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ यार आपके लिए। 6 घंटे तक एडिटिंग करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप भी सुनिए और सुनाइए अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।